हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। वो है नेशनल इनकम। आइए नेशनल इनकम के मीनिंग को डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो किसी भी देश का अगर नेशनल इनकम आपको स्टडी करना है तो आपको ये पता लगेगा कि हर साल इस इनकम को मॉनिटरी टर्म्स में मेजर किया जाता है। दैट मीन्स पैसे में मेजर किया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? बिकॉज मॉडर्न इकोनॉमी इज अ मनी इकोनॉमी। इसलिए नेशनल इनकम को भी वी विल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। Second point, in real terms, national income is the flow of goods and services produced in an economy during a year. So एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है, नेशनल इनकम एक साल की काउंट होती है, यानी कि एवरी ईयर हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं। तो रियल टर्म्स में देखा जाए तो नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ्लो वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि कंटिन्यूसली हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता रहता है। किसी भी इकोनॉमी में इसका प्रोडक्शन होता रहता है, इसलिए रियल टर्म में देखा जाए तो नेशनल इनकम इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम नेशनल इनकम को एक साल के लिए काउंट करते हैं, यानी कि एवरी ईयर काउंट करते हैं। नेशनल इनकम इज अ कॉम्पोजिट मेजर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। कॉम्पोजिट मेजर मीन्स ये जितने भी काम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारे होते हैं कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक्सचेंज हो या कंजम्पशन हो, उन चारों का टोटल मॉनेटरी टर्म्स में लिया जाए तो वो नेशनल इनकम है। सो नेशनल इनकम इज अ कॉम्पोजिट मेजर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। सो फर्स्ट स्लाइड क्या दिखाता है कि नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। रीजन आपको पता है, बिकॉज मॉडर्न इकोनॉमी इज अ मनी इकोनॉमी, सो एवरीथिंग इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. In real terms, national income is the flow of goods and services produced in an economy during a year. So the total income of a nation is called national income. ये भी आप याद रख सकते हैं. So national income is what? It is a composite measure of all economic activities such as production, distribution, exchange and consumption. Meaning, it is also an objective indicator of economic welfare of the people in a country. Obviously, अगर national income every year बढ़ता हुआ दिख रहा है over the years, आप पिछले national income record को देखते हो और आपको ये दिखा रहा है कि हर साल national income बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, दैट मीन्स इकोनॉमिक वेलफेयर है लोगों के पास, उस कंट्री में रहने वाले लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है, अच्छी खासी कमाई वो लोग कर रहे हैं. In 1949, the National Income Committee was given the task of compilation of national income estimates. But nowadays, this work is done by Central Statistical Organization every year. So, बहुत important objective है. 1949 में आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें नेशनल इनकम एस्टिमेट करने का काम किस कमेटी को दिया गया? तो आंसर है नेशनल इनकम कमेटी को. लेकिन आज की डेट में ये काम कौन करता है? तो आंसर है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. और बहुत खास आपको याद रखना है, नेशनल इनकम इज मेजर्ड एवरी ईयर. डेफिनेशन लेते हैं. आपको वैसे तो 3 डेफिनेशन दी हुई हैं, हम उनमें से नेशनल इनकम कमेटी का डेफिनेशन लेते हैं. अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम कमेटी, अ नेशनल एस्टिमेट measures the volume of commodities and services. Volume means कितना गुड्स एंड सर्विसेज एक नेशनल इकोनॉमी में या हमारे ही इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ है, turned out during a given period
काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन, यानी कि आपने एक कमोडिटी को एक ही बार काउंट करना है, 2 बार काउंट नहीं करना है, अपने इनकम को ओवर वैल्यूएट नहीं करना है, यानी कि किसी भी चीज़ का डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए. So a national income estimate measures the volume of commodities and services turned out during a given period counted without duplication. फीचर्स पे बढ़ते हैं. फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम. फर्स्ट पॉइंट, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. अभी ऑब्वियसली नेशनल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं. दैट मीन्स हम पूरी इकोनॉमी के अंदर सारे इंडिविजुअल्स क्या कमा रहे हैं उसका टोटल ले रहे हैं. तो ये किसी एक इंडिविजुअल की इनकम का स्टडी नहीं है, ये जितने भी लोग हैं ऑल टुगेदर सबका स्टडी है, सबकी इनकम का स्टडी है. इसीलिए इसे मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है. National income represents income of the economy as a whole rather than that of an individual. Hence, it is a macroeconomic concept. Second, value of only final goods and services. यानी कि please pay attention to this particular point. आपने intermediate goods and raw material को नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को लेना है अपने स्टडी में. दैट मीन्स इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, यानी कि डुप्लीकेट ना हो जाए, डबल काउंटिंग ना हो जाए इन नेशनल इनकम, द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी आर कंसिडर्ड. द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल्स इज नॉट कंसिडर्ड, यानी कि सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स को आपने काउंट नहीं करना है. एग्जाम्पल क्लियर कर रहे हैं आपको यहाँ पर. वाइल एस्टिमेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ शर्ट्स देयर इज नो नीड टू टेक द वैल्यू ऑफ कॉटन एज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइजेस ऑफ शर्ट्स. यानी कि जब आप एक शर्ट्स के प्राइस को ले रहे हो तो उसके अंदर उसका फैब्रिक, उसका स्टिचिंग सब कुछ ऐड हो गया है, कॉस्टिंग ऐड हो गई है. तो अलग से आपको कॉटन कितना उसके अंदर यूज़ हुआ है, कपड़ा कितना यूज़ हुआ है, उसकी कॉस्टिंग को लेना नहीं है, अदरवाइज वो डबल काउंटिंग हो जाएगा. सो पे अटेंशन, यू विल टेक इन टू अकाउंट ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. यू विल नॉट टेक इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटीरियल्स. थर्ड पॉइंट आता है नेट एग्रीगेट वैल्यू. आपने जब भी नेशनल इनकम को मेजर करना है उसमें डेप्रिसिएशन को हटा देना है, यानी कि यू विल नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन. अभी डेप्रिसिएशन क्या होता है? दैट इज वेयर एंड टेयर ऑफ कैपिटल एसेट्स, यानी कि जो टूट फूट हो गई है प्रोडक्शन प्रोसेस में, मशीनें जो घिसी हैं उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाते हो. सो नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस. इट क्लियरली मीन्स दैट it does not include depreciation cost. Then net income from abroad. National income में आप इंक्लूड करते हैं, ऐड करते हैं जो भी इनकम आपने अब्रॉड से कमाई है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट वैल्यू एंड इंपोर्ट वैल्यू. यहाँ पर x माइनस m से उसे सिंबलाइज किया गया है. एंड नेट डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स फ्रॉम अब्रॉड एंड पेमेंट्स मेड अब्रॉड, आप उनको भी ऐड करते हो अपनी नेशनल इनकम में. यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जो आपने कमाया आप वो भी ऐड करते हो, और बाहर गए हुए लोगों ने जो आपको कमाई करके आपके पास भेजी है, या इधर से रहने वाले लोगों ने जो फॉरेन में अपनी कमाई करके भेजी है, उसका भी डिडक्शन लिया जाता है और उसे नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है. फिफ्थ इज फाइनेंशियल ईयर. आपका बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. आपको पहले ही मैंने बताया नेशनल इनकम को हम ईयरली मेजर करते हैं. सो नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू अ टाइम पीरियड. इन इंडिया इट इज़ फ्रॉम 1st April to 31st March. सो आपसे पूछा जाएगा नेशनल इनकम मेजरमेंट के लिए आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है इट इज़ फ्रॉम 1st April to 31st March. Sixth point is flow concept. National income is a flow concept as it shows flow of goods and services produced in the economy during a year.
अभी फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब लगातार गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती रहती हैं, चलता रहता है ये काम, डे एंड नाइट चलता रहता है. सो नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ये काम कभी भी रुकता नहीं है. देन सेवेंथ पॉइंट आता है मनी वैल्यू. नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मॉनिटरी टर्म्स. इट रिप्रेजेंट्स ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सचेंज्ड फॉर मनी. So there are 7 points of the features of the national income. Let's go back to all the points of features. First is it is a macroeconomic concept. बहुत clearly आपको बताया गया. हम individual income के साथ deal नहीं कर रहे हैं यहाँ पर. हम total income of the economy ले रहे हैं. इनकी सारे individuals की income को total किया जाएगा, तब जाके national income निकलेगा. So it is a macroeconomic concept. सेकेंड पॉइंट में आपको बताया गया ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आपने लेनी है. अगर आपने इंटरमीडिएट गुड्स या रॉ मटेरियल्स को काउंट किया तो उसकी वजह से डबल काउंटिंग हो जाएगा. इसलिए यू विल टेक इनटू अकाउंट only final goods and services and you will not take into account intermediate goods or raw materials. देन हमारा थर्ड पॉइंट नेट एग्रीगेट वैल्यू. आप नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड करेंगे? यू विल इंक्लूड नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. यू विल नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन. सो जब भी आपको नेशनल इनकम बताना है इट शुड बी गिवन एट नेट एग्रीगेट वैल्यू. Then net income from abroad will also be added in the national income. That means you will add the difference between export and imports and receipts and payments. Fifth point, financial year. National income is always expressed with reference to the time period, and in India this time period is measured always from 1st April to 31st March. Then flow concept. National income is a flow concept as it shows flow of goods and services produced in the economy during a year. Then money value. National income is always expressed in monetary terms. It represents only those goods and services which are exchanged for money. Go through the lecture beta. ये स्टूडेंट्स अभी हम स्टडी करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, जो कि हमारा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मीनिंग देखते हैं. सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय एन इकोनॉमीज मनी रिसीट्स एंड पेमेंट्स फ्लो इन अ सर्कुलर मैनर कॉन्टिन्यूसली थ्रू टाइम. यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर मनी रिसीट्स एंड पेमेंट्स कंटिन्यूसली घूमता रहता है, सर्कुलर मैनर में घूमता है, और इसी को आप सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कहते हैं. यानी कि किसी भी इकोनॉमी में रिसीट्स एंड पेमेंट्स का सर्कुलर वे में घूमना सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम माना जाता है. सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कैन बी डिटर्मिन्ड फॉर द फॉलोइंग. अभी यहाँ पर 3 केसेस बताए गए हैं. इकोनॉमी 3 तरह से सेटअप की गई है. एक एज्यूम किया जाता है इकोनॉमी इज 2 सेक्टर इकोनॉमी, सेकेंड इज 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड थर्ड वन इज 4 सेक्टर इकोनॉमी. और हमारे सिलेबस में हमें 2 सेक्टर इकोनॉमी को डिटेल में स्टडी करना है. बाकी दोनों का सिर्फ आपको छोटा सा मीनिंग याद रखना है. 2 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म्स को कंसिडर किया जाता है. यानी कि योर इनकम, नेशनल इनकम इज इक्वल टू C plus I. C refers to household and I refers to business firms. Second is 3 sector economy. उसमें गवर्नमेंट सेक्टर को एडअप किया गया है. दैट मीन्स वहाँ पर 3 प्लेयर्स कंसिडर किए जाएंगे, हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर. सो Y is equal to C plus I plus G. थर्ड 4 सेक्टर इकोनॉमी में हम हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म एंड गवर्नमेंट के अलावा 4th प्लेयर लेते हैं फॉरेन सेक्टर. So Y is equal to C plus I plus G plus X minus M. अभी देखते हैं सर्कुलर फ्लो के बारे में 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में क्या दिया गया है. 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, जैसे कि नाम ही आपको बता रहा है, देयर आर 2 सेक्टर्स, वन इज हाउस होल्ड एंड अदर वन इज फर्म्स. Now the diagram will be shown to you. In this diagram you can see it has been divided into 2 parts.
अपर पार्ट को आप क्या कहेंगे? अपर पार्ट आपको रिप्रेजेंट करेगा फैक्टर मार्केट को और लोअर पार्ट रिप्रेजेंट करेगा कमोडिटी मार्केट को. प्लीज पे अटेंशन. द अपर पार्ट ऑफ द डायग्राम विल बी रिप्रेजेंटिंग द फैक्टर मार्केट एंड द लोअर पार्ट विल बी रिप्रेजेंटिंग द कमोडिटी मार्केट. सो प्लीज पे अटेंशन टू द डायग्राम. इस डायग्राम में क्या सिखाया गया है? ये बताया गया है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से फर्म्स की तरफ जा रहा है. यानी कि आप डायग्राम देखेंगे तो अपर साइड पे देखिए लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज हाउस होल्ड की तरफ से फर्म्स को प्रोवाइड किए जाते हैं. सो द फर्म्स यूज दीज फैक्टर्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विच आर रिक्वायर्ड बाय हाउस होल्ड. इसीलिए गुड्स फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म. यानी कि ये फैक्टर्स हाउस होल्ड ने फर्म्स को प्रोवाइड किए हैं. अभी फर्म्स क्या करती हैं? फर्म्स उन्हीं फैक्टर्स की हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं और वो फर्म्स फ्लो करती हैं टुवर्ड्स द हाउस होल्ड. यानी कि हाउस होल्ड ने क्या प्रोवाइड किया? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. और फर्म्स ने क्या प्रोड्यूस करके दिया? गुड्स एंड सर्विसेज. इसीलिए इसे कहा जाएगा प्रोडक्ट फ्लोस. क्या कहा जाएगा? प्रोडक्ट फ्लोस. तो ये आपको याद रखना है. जो आउटर सर्कल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोडक्ट फ्लोज को रिप्रेजेंट कर रहा है. इन द सेम वे अभी हम येलो कलर्ड वाला एरिया देखते हैं. यहाँ पर क्या दिखाया गया है? मनी फ्लोज फ्रॉम फर्म्स टू द हाउस होल्ड. यानी कि ये जो फैक्टर दिए थे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज जो हाउस होल्ड ने फर्म को दिए थे, फर्म उसका पेमेंट करता है, उन फैक्टर्स का पेमेंट करता है. किस फॉर्मेट में? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट में. दैट मीन्स फर्म्स की तरफ से मनी फ्लो होता है हाउस होल्ड को इन पेमेंट ऑफ सर्विसेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज विच हैव बीन प्रोवाइडेड टू देम बाय द हाउस होल्ड. अभी हाउस होल्ड को पैसा आया है रेंट फॉर्म, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फॉर्म में. अभी हाउस होल्ड क्या करता है? उसी इनकम को यूज करता है टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज. दैट मीन्स हाउस होल्ड विल कंज्यूम दैट मनी ऑन गुड्स एंड ऑन बाइंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज. यानी कि पैसा वापस किसके पास चला जाता है? फर्म्स के पास चला जाता है. इसीलिए मनी फ्लोज फ्रॉम द फर्म टू हाउस होल्ड एंड देन फ्रॉम द हाउस होल्ड बैक टू द फर्म. सो इट इज कॉल्ड मनी फ्लो. वापिस लेते हैं कितने ऑब्जेक्टिव कवर हुए. अपर पार्ट को क्या कहा गया है डायग्राम के? फैक्टर मार्केट. लोअर पार्ट को क्या कहा गया है? कमोडिटी मार्केट. जो आउटर सर्कल है उसे कौन सा फ्लो कहा गया? दैट इज प्रोडक्ट फ्लोज. और जो इनर सर्कल है वो कौन सा फ्लो है? वो है मनी फ्लो. तो इसे कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ओके, सो प्रोडक्शन क्या जनरेट करता है? फैक्टर इनकम जनरेट करता है एंड विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर. So this flow of income continues as a production in a continuous activity due to never ending human wants. You know that human wants are unlimited, so it makes the flow of income circular. Study करते हैं diagram का explanation. In the above figure 7.2, the factors of production flow from household to the firm. The firm use these factors to produce goods and services required by the households. Thus, goods flow from the household to the firm and from the firm back to the household, and it is called product flows. In the same way, money flows from the firms to the household in the form of factor payment such as rent, wages, interest and profits. Household use this income to purchase goods and services. Thus, money flows from the firms to the households and from the household back to the firms, and it is called money flows. So, in the circular flow of income, production generates factor income which is converted into expenditure. This flow of income continues as production is a continuous activity due to never ending human wants. It makes the flow of income circular. So students, go through this topic twice and thrice and prepare your answer.